हेलो गाइस, वेलकम टू वेबवर्म्स। और आज के इस एपिसोड में हम लोग एक कंप्लीट मिनी चैट एप्लीकेशन डेवलप करेंगे विद द हेल्प ऑफ रिएक्ट जीएस एंड फायरबेस। इस मिनी चैट एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए हम लोग रिएक्ट जीएस के डिफरेंट फीचर्स जैसे स्टेट्स, कस्टम हुक्स, स्टाइल्ड कंपोनेंट्स एंड इसके अलावा रिएक्ट आइकन्स के पैकेज का भी हम लोग यूज करेंगे। इस मिनी चैट एप्लीकेशन को डेवलप करने के दौरान हम लोग फायरबेस को एज अ बैकएंड यूज करेंगे और हम लोग ये स्टडी करेंगे कि किस तरीके से हम लोग अपने मैसेजेस को फायरबेस के ऊपर स्टोर कर सकते हैं और फायरबेस से हम लोग अपने मैसेजेस को कैसे रिट्रीव कर सकते हैं और हम लोग गूगल ऑथेंटिकेशन को भी स्टडी करेंगे। यानी हमारा फोकस इस चीज़ पर होगा कि सिर्फ और सिर्फ ऑथेंटिकेटेड यूजर्स ही अपने मैसेजेस हमारे इस चैट एप्लीकेशन के अंदर प्लेस कर पाएँ। सो इस एक एपिसोड में आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा एंड मैं इस बात की गारंटी देता हूँ कि इस एपिसोड को देखने के बाद आप लोग इंटरमीडिएट लेवल की रिएक्ट एप्लीकेशंस इजीली डेवलप कर पाएंगे। सो हमारे इस एपिसोड को कंटिन्यू करने से पहले मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड लाइक का बटन प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी ये वीडियो उन लोगों तक एज ए रिकमेंडेशन के तौर पर पहुंच जाए जो अभी वेब डेवलपमेंट की फील्ड के अंदर एंटर ही हुए हैं। सो चलिए हम लोग हमारे इस एपिसोड को कंटिन्यू करते हैं। सो गाइस, ये हमारी मिनी चैट एप्लीकेशन है जिसको हम लोग डेवलप करना स्टार्ट करेंगे हमारी आज की इस एपिसोड में। और यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे सामने यूज़र रजिस्ट्रेशन का पेज ओपन हुआ है और मैंने साइड बाय साइड क्रोम की 2 विंडोज़ को ओपन भी किया हुआ है ताकि हम लोग ईजिली चेंजेस देख सकें और अपने मैसेजेस को प्लेस कर सकें। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपनी दोनों क्रोम विंडोज़ में गूगल के थ्रू लॉगिन कर लेता हूँ। मैं अपनी फर्स्ट विंडो में गूगल के थ्रू लॉगिन करूँगा। सो देखें, मैंने ईजिली लॉगिन कर लिया है। अब मैं अपनी सेकंड विंडो में भी गूगल के थ्रू लॉगिन कर लेता हूँ। सो ये तो रही हमारी गूगल के थ्रू लॉगिन की फंक्शनैलिटी। अब ये हमारे सामने हमारी चैट स्क्रीन ओपन हो गई है। अब हम लोग ईजिली अपने मैसेजेस प्लेस कर सकते हैं एंड ऊपर हमारे पास अपना हेडर नज़र आ रहा है जिसके लेफ्ट साइड पर हमारा लोगो है एंड राइट साइड पर हमारी डीपी है विद नेम एंड इसके अलावा लॉग आउट का एक बटन है और इसके नीचे नो मैसेजेस आर अवेलेबल का एक टेक्स्ट लिखा नज़र आ रहा है बिकॉज हमने कोई भी मैसेज अभी तक प्लेस नहीं किया हुआ। सो मैं अपनी फर्स्ट विंडो में जिसमें मैंने वेबवर्म्स के थ्रू लॉगिन किया है, मैं यहाँ पर अपना फर्स्ट मैसेज प्लेस करता हूँ और जैसे ही मैं अपना मैसेज प्लेस करूँगा नो मैसेजेस आर अवेलेबल का जो टेक्स्ट है वो ख़त्म हो जाएगा। सो मैं यहाँ पर अपना मैसेज प्लेस करता हूँ, हेलो कोडिंग डेस्क। सो मैंने यहाँ पर अपना मैसेज प्लेस कर दिया है। अब जो मेरा मैसेज है यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल तो मेरी डीपी शो हो रही है विद ऑथर्स नेम एंड इसके अलावा मेरा मैसेज जो मैंने लिखा हुआ है हेलो कोडिंग डेस्क विद टाइम स्टैम्प्स और ये मैसेज दोनों विंडोज़ में शो हो रहा है। अब मैं अपनी सेकंड आईडी के थ्रू अपना मैसेज प्लेस करता हूँ, हाय वेबवर्म्स, हाउ आर यू। सो देखिए, मैंने अपना सेकंड मैसेज प्लेस किया है एंड मेरे सेकंड मैसेज दोनों विंडोज़ में शो हो रहा है और रियल टाइम सिस्टम है। अब मैं अपना थर्ड मैसेज प्लेस करता हूँ जैसे आई एम फाइन एंड यू। सो देखिए, मैंने अपना थर्ड मैसेज भी प्लेस कर दिया है एंड बहुत ब्यूटीफुली ये शो हो रही हैं और साइड पर एक स्क्रॉल बार का भी सिस्टम है। अगर यहाँ पर ज़्यादा सारे मैसेजेस प्लेस हो जाते हैं तो यहाँ पर एक स्क्रॉल बार आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पर रैंडमली अपने मैसेजेस प्लेस करूँ, हाय, हेलो। सो देखें, यहाँ पर ज़्यादा सारे मैसेजेस अब आ गए हैं। अब मैं यहाँ पर कुछ मज़ीद मैसेजेस प्लेस करता हूँ जैसे फायरबेस एंड रिएक्ट ट्यूटोरियल। मैंने अपना ये लास्ट मैसेज भी प्लेस कर दिया है। अब यहाँ पर एक स्क्रॉल बार आ गया है। अब मैं स्क्रॉल बार के थ्रू ईजिली स्क्रॉलिंग कर सकता हूँ एंड अपने मैसेजेस को देख सकता हूँ जो न्यूली मैसेजेस आए हैं और जो हमारे प्रीवियस मैसेजेस हैं। और एट द एंड हम लोग चाहें तो लॉग आउट भी कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर टॉप राइट कॉर्नर पर एक लॉग आउट का बटन है। जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा सो देखें, अगेन यूज़र रजिस्ट्रेशन पेज ओपन हो गया है। अब मैं अगेन गूगल के थ्रू लॉगिन कर सकता हूँ। सो ये हमारी मिनी चैट एप्लीकेशन है जिसको हम लोग डेवलप करना स्टार्ट करेंगे हमारी आज के इस एपिसोड में। और ये प्रोजेक्ट बिगनर्स के लिए ख़ास तौर पर डिज़ाइन किया गया है बिकॉज इस प्रोजेक्ट को देखने के बाद ख़ास तौर पर बिगनर्स के काफ़ी हद तक कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे, उनके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे।
अगर आप लोग अपने स्किल सेट को और ज़्यादा इम्प्रूव करना चाहते हैं, सो मैं आप सबको रिकमेंड करूँगा कि ये कंप्लीट एपिसोड लाजमी देखिएगा, बिकॉज इस एपिसोड में हम लोग खुद के कस्टम हुक्स क्रिएट करना सीखेंगे, बिल्ट इन हुक्स को यूज़ करना सीखेंगे, फायरबेस को एज अ बैकएंड यूज़ करना सीखेंगे। ये हम लोग स्टडी करेंगे कि किस तरीके से हम लोग अपने मैसेजेस को फायरबेस के ऊपर स्टोर कर सकते हैं, फायरबेस से हम लोग अपने डाटा को कैसे रिट्रीव कर सकते हैं, एंड एट द एंड हम लोग ये स्टडी करेंगे कि किस तरीके से हम लोग अपनी इस मिनी चैट एप्लीकेशन को फायरबेस के ऊपर डिप्लॉय कर सकते हैं। सो बहुत ज़्यादा अमेजिंग चीज़ें आप लोगों को हमारी आज की इस एपिसोड में देखने को मिलेंगी, सीखने को मिलेंगी, एंड आई होप कि आप लोग हमारी आज की इस एपिसोड को बहुत ज़्यादा एंजॉय करेंगे। सो चलिए हम लोग हमारी इस एपिसोड को कंटिन्यू करते हैं। सो गाइज, इस मिनी चैट एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए आप लोगों ने एक स्टार्टर प्रोजेक्ट डाउनलोड कर लेना है। मैंने आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिटहब रिपोजिटरी की लिंक प्रोवाइड की होगी। जब आप उस लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे सो ये पेज आप लोगों के सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप लोगों ने कोड बटन के ऊपर क्लिक करना है एंड डाउनलोड जिप के ऊपर क्लिक कर देना है। जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे सो एक जिप फाइल डाउनलोड हो जाएगी। उस जिप फाइल को आप लोगों ने एक्सट्रैक्ट करना है और उस प्रोजेक्ट को आप लोगों ने VS कोड एंड इसके अलावा CMD के अंदर ओपन कर लेना है। जब आप उस प्रोजेक्ट को VS कोड के अंदर ओपन करेंगे सो कुछ इस टाइप का इंटरफेस आप लोगों के सामने नज़र आएगा, बट नोड मोड्यूल्स का फोल्डर आप लोग के लिए अनअवेलेबल होगा बिकॉज कोई भी npm का पैकेज इंस्टॉल नहीं हुआ होगा। बट अगर आप लोग package.json फाइल को ओपन करें सो यहाँ पर कुछ npm के पैकेजेस के नेम्स और इनके वर्जन्स आप लोगों के सामने लिखे नज़र आ रहे होंगे। सो इन तमाम npm पैकेजेस को इंस्टॉल करने के लिए और इस नोड मॉड्यूल्स के फोल्डर को अवेलेबल करने के लिए आप लोगों ने इस प्रोजेक्ट को CMD के अंदर ओपन करना है और यहाँ पर आप लोगों ने एक कमांड टाइप करनी है, npm install। सो जब आप लोग ये कमांड टाइप करेंगे सो तमाम npm के पैकेजेस इंस्टॉल होने शुरू हो जाएंगे और जब ये तमाम npm के पैकेजेस इंस्टॉल हो जाएंगे सो ये नोड मॉड्यूल्स का फोल्डर आप लोग के लिए अवेलेबल हो जाएगा। सो इन तमाम पैकेजेस को इंस्टॉल करने के बाद आप लोगों ने VS कोड के अंदर आना है एंड यहाँ पर आप लोगों ने एक न्यू टर्मिनल ओपन कर लेना है और यहाँ पर आप लोगों ने टाइप करना है npm start और एंटर हिट कर देना है। इस कमांड की मदद से आप लोगों का ये प्रोजेक्ट क्रोम के ऊपर ओपन हो जाएगा। सो गाइस, फाइनली हमारा ये प्रोजेक्ट क्रोम के अंदर ओपन हो गया है एंड यूज़र रजिस्ट्रेशन का पेज हमारे सामने शो हो रहा है। सो गाइस, अब हम लोग हमारे इस प्रोजेक्ट की फोल्डर स्ट्रक्चरिंग को डिस्कस कर लेते हैं ताकि आप लोगों के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं। सो यहाँ पर हमारे पास एक पब्लिक फोल्डर है, एक सोर्स फोल्डर है और इसके अलावा कुछ फाइल्स हैं जिनमें से एक package.json की फाइल है। पब्लिक फोल्डर के अंदर हमारे पास एक index.html की फाइल है और इस index.html फाइल के अंदर हमारे पास एक हेड टैग है और इसके अलावा एक बॉडी टैग है। इस हेड टैग के अंदर मैंने बूटस्ट्रैप की CDN लिंक्स को पेस्ट किया हुआ है। इन बूटस्ट्रैप की CDN लिंक्स को मैंने W3 Schools से पिक किया था और यहाँ पर मैंने इनको पेस्ट कर दिया है। पब्लिक फोल्डर के अलावा हमारे पास एक सोर्स फोल्डर है और इस सोर्स फोल्डर के अंदर कुछ यूज़फुल फोल्डर्स मैंने क्रिएट किए हुए हैं और कुछ फाइल्स हैं जिनमें से एक app.js की फ़ाइल है और एक index.js की फ़ाइल है। हमारे पास एक कंपोनेंट्स का फोल्डर है जिसके अंदर मैंने अपनी इस एप्लीकेशन के सारे कंपोनेंट्स क्रिएट किए हुए हैं। एक कंटेनर्स का फोल्डर है जिसके अंदर मैंने उन कंपोनेंट्स को मिलाकर एक लेआउट डिफ़ाइन किया है और इसके अलावा एक हुक्स का फोल्डर है जिसके अंदर मैं अपने कस्टम हुक्स क्रिएट करूँगा और इसके अलावा एक इमेजेस का फोल्डर है जिसके अंदर वो तमाम इमेजेस मैंने रखी हुई हैं जिन इमेजेस की हमें ज़रूरत पड़ेगी हमारी इस एप्लीकेशन को डेवलप करने के दौरान। और इसके अलावा एक लिब का फोल्डर है जिसके अंदर मैंने अपनी लाइब्रेरीज़ की फ़ाइल रखी हुई है और इसके अलावा एक पेजेस का फोल्डर है जिसके अंदर मैंने अपने तमाम पेजेस क्रिएट किए हुए हैं और इसके अलावा एक स्टाइल्स का फोल्डर है जिसके अंदर मैंने अपनी तमाम CSS फाइल्स रखी हुई हैं। तमाम स्टाइलिंग मैंने अपने इस प्रोजेक्ट की डिफ़ाइन की हुई है। इस app.js फाइल के अंदर मैंने एक यूज़र कॉन्स्टेंट क्रिएट किया हुआ है
जिसको मैंने नल पास की हुई है वैल्यू, मतलब हमारा कोई भी यूज़र इस वक्त एप्लीकेशन में अवेलेबल नहीं है। और जब कोई भी यूज़र अवेलेबल नहीं होगा तब यूज़र रजिस्ट्रेशन का पेज हमारे सामने ओपन हो जाना चाहिए। और ये हमारी लॉजिक परफेक्टली वर्क कर रही है बिकॉज यूज़र नल है। सो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है अगर कोई यूज़र अवेलेबल है तो चैट स्क्रीन शो कर दो, नहीं तो ऑथेंटिकेशन का पेज शो कर दो। सो देखें इस वक्त यूज़र नल है यानी कोई यूज़र अवेलेबल नहीं है। सो यहाँ पर ये ऑथेंटिकेशन का पेज शो कर रहा है। और अगर मैं अपने इस प्रोजेक्ट को क्रोम के अंदर ओपन करूँ सो देखें हमारे सामने यूज़र रजिस्ट्रेशन का पेज यानी ऑथेंटिकेशन का पेज ओपन हुआ है। सो यहाँ पर मैंने अपने इस ऑथेंटिकेशन के पेज को इंपोर्ट भी किया हुआ है और इसके अलावा चैट स्क्रीन के पेज को भी इंपोर्ट किया हुआ है। अगर मैं यहाँ पर नल की जगह डबल कोट्स के अंदर अपना नेम लिख दूँ हसनात, अब हमारे पास एक यूज़र अवेलेबल हो गया है हमारे इस एप्लीकेशन के अंदर। अगर मैं इस फाइल को सेव करूं और अब अपने इस प्रोजेक्ट को क्रोम के अंदर ओपन करूं सो देखें अब हमें हमारी चैट स्क्रीन शो हो गई है बिकॉज अब एक यूज़र हमारे इस एप्लीकेशन के लिए अवेलेबल हो गया है। लेकिन यहाँ पर मैंने फ़िलहाल अभी के लिए स्टैटिक डाटा शो किया हुआ है। सो गाइज अब हम लोग हमारे इस कंपोनेंट्स के फोल्डर को डिस्कस कर लेते हैं। इस कंपोनेंट्स फोल्डर के अंदर दो कंपोनेंट्स मैंने क्रिएट किए हुए हैं जिनमें से एक चैट स्क्रीन का कंपोनेंट है और इसके अलावा एक फॉर्म का कंपोनेंट है और इसके अलावा एक index.js की फ़ाइल है। चैट स्क्रीन कंपोनेंट फोल्डर के अंदर दो मज़ीद फाइल्स हैं जिनमें से एक चैट स्क्रीन .js की फ़ाइल है और इसके अलावा एक index.js की फ़ाइल है। index.js की फ़ाइल ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगी बाय डिफ़ॉल्ट जब हम लोग हमारे इस फोल्डर को एक्सेस करेंगे। जब हम लोग हमारे इस फोल्डर को कॉल करेंगे तब बाय डिफ़ॉल्ट index.js फाइल हमारी इस चैट स्क्रीन फोल्डर की रन हो जाएगी अगर हम लोग चैट स्क्रीन फोल्डर को एक्सेस करेंगे। और इस index.js फाइल के अंदर मैंने एक फंक्शन क्रिएट किया हुआ है माई चैट स्क्रीन के नाम से और इस फंक्शन के अंदर मैं रिटर्न करवा रहा हूँ अपना एक कांस्टेंट चैट स्क्रीन का। और इस कांस्टेंट को मैंने यहाँ पर इंपोर्ट भी किया हुआ है अपनी चैट स्क्रीन .js फाइल से। और इसके अलावा मैंने कुछ मज़ीद फंक्शंस क्रिएट किए हुए हैं हेडर के लिए हमारी चैट स्क्रीन की बॉडी के लिए और चैट स्क्रीन के मैसेजेस के लिए। अब अगर मैं चैट स्क्रीन .js फाइल के अंदर आऊँ तो यहाँ पर मैंने स्टाइल्ड कंपोनेंट्स का यूज़ किया हुआ है। यहाँ पर मैंने एक डिफ क्रिएट किया है और इस डिफ को मैं यहाँ पर स्टाइलिंग डिफाइन कर रहा हूँ और इस डिफ को मैंने चैट स्क्रीन कांस्टेंट के अंदर स्टोर कर दिया है और चैट स्क्रीन कांस्टेंट को मैंने यहाँ पर एक्सपोर्ट कर लिया है। इसको एक्सपोर्ट करने के बाद हमारे चैट स्क्रीन कांस्टेंट को मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ इसकी चैट स्क्रीन की index.js फाइल के अंदर। देखिए मैंने यहाँ पर चैट स्क्रीन कांस्टेंट को यूज़ किया है। इसी तरह चैट स्क्रीन .js फाइल के अंदर मैंने एक हेडर का कांस्टेंट क्रिएट किया है। हेडर कांस्टेंट के अंदर मैंने क्या स्टोर किया हुआ है एक डिफ टैग। ये डिफ टैग और इस डिफ टैग को मैंने यहाँ पर इसकी स्टाइलिंग डिफाइन की हुई है और इस हेडर कांस्टेंट को मैं यहाँ पर इस चैट स्क्रीन की index.js फाइल के अंदर मैं इसको रिटर्न करवा रहा हूँ एक अलग से फंक्शन क्रिएट करके हमारे इस चैट स्क्रीन के हेडर के लिए। इसी तरह बॉडी के लिए भी मैंने एक फंक्शन क्रिएट किया हुआ है और इस बॉडी के कांस्टेंट को मैं यहाँ पर रिटर्न करवा रहा हूँ। इसी तरह हमारे चैट स्क्रीन के मैसेजेस के लिए भी मैंने एक फंक्शन क्रिएट किया हुआ है और इस फंक्शन के अंदर मैं अपने मैसेजेस के कांस्टेंट को रिटर्न करवा रहा हूँ। और यहाँ पर चैट स्क्रीन .js फाइल के अंदर मैंने अपने मैसेज के कांस्टेंट को क्रिएट किया हुआ है और इसी तरह बॉडी के कांस्टेंट को भी क्रिएट किया हुआ है। सो ये तो रहा हमारा चैट स्क्रीन का कंपोनेंट। अब हम लोग हमारे फॉर्म कंपोनेंट को डिस्कस कर लेते हैं। सो ये फॉर्म फोल्डर के अंदर एक form.js की फाइल है और इसी तरह एक index.js की फाइल है सिमिलरली चैट स्क्रीन कंपोनेंट की तरह। index.js फाइल के अंदर मैं कुछ कॉन्स्टेंट्स रिटर्न करवा रहा हूँ डिफरेंट फंक्शंस के अंदर। जैसे यहाँ पर मैंने एक फंक्शन क्रिएट किया हुआ है जिसको मैं डिफ़ॉल्टली एक्सपोर्ट कर रहा हूँ माई फॉर्म के फंक्शन को और यहाँ पर मैं रिटर्न करवा रहा हूँ हमारा फॉर्म का कांस्टेंट। इसी तरह मैंने दूसरे फंक्शंस क्रिएट किए हुए हैं और दूसरे फंक्शंस के अंदर मैं कभी फॉर्म ग्रुप रिटर्न करवा रहा हूँ एंड कभी लेबल, कभी इनपुट और कभी बटन हमारे इस फॉर्म कंपोनेंट के लिए। और यहाँ पर form.js फाइल के अंदर मैंने अपने स्टाइल्ड कंपोनेंट्स का यूज़ किया हुआ है एंड यहाँ पर फॉर्म कांस्टेंट के अंदर मैं एक फॉर्म
टैग क्रिएट कर रहा हूँ स्टाइल डॉट फॉर्म, और इसी तरह फॉर्म ग्रुप कॉन्स्टेंट के अंदर मैं एक डिफ टैग स्टोर कर रहा हूँ। लेबल कॉन्स्टेंट के अंदर मैं एक h4 टैग स्टोर कर रहा हूँ जिसको मैंने कोई स्टाइलिंग डिफाइन नहीं की हुई। देखें यहाँ पर बैक टिक्स हमारी बिल्कुल एम्प्टी है फॉर्म ग्रुप लेबल के लिए। और अब इनपुट के अंदर मैंने कुछ स्टाइलिंग डिफाइन की हुई है। यहाँ पर इनपुट कांस्टेंट के अंदर मैंने एक इनपुट का टैग मैंने स्टोर किया हुआ है, और इस इनपुट के टैग को मैंने यहाँ पर कुछ स्टाइलिंग भी डिफाइन की हुई है। इसी तरह बटन के लिए भी मैंने कुछ स्टाइलिंग डिफाइन की हुई है। एंड यहाँ पर मैंने कहा जब हमारे इस बटन के ऊपर होवर हो तब इसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाए। सो ये तो रहा हमारा फॉर्म का कंपोनेंट। अब यहाँ पर index.js फाइल के अंदर जो index.js फाइल मेरे इस कंपोनेंट्स फोल्डर के अंदर पड़ी हुई है, इस index.js फाइल का पर्पस ये है ताकि हम लोग इजीली हमारे इस माई फॉर्म के कंपोनेंट को और इसी तरह हमारे चैट स्क्रीन के कंपोनेंट को इंपोर्ट कर सकें। इसका यूजेज मैं आप लोगों को बाद में दिखाऊंगा कि इसको किस तरीके से मैंने index.js फाइल को यूज़ किया हुआ है। अब हम लोग कंटेनर्स फोल्डर को डिस्कस कर लेते हैं। सो यहाँ पर कंटेनर्स फोल्डर के अंदर एक चैट स्क्रीन का कंटेनर है, एक हेडर का कंटेनर है। बेसिकली ये चैट स्क्रीन के अंदर मैंने अपनी चैट स्क्रीन का लेआउट डिफाइन किया हुआ है, और इसी तरह हेडर फोल्डर के अंदर मैंने अपने हेडर का लेआउट डिफाइन किया हुआ है। अगर मैं अपने इस हेडर फोल्डर को ओपन करूं सो एक index.js की फाइल है, और जब ये हेडर फोल्डर कॉल होगा सो बाय डिफ़ॉल्ट ये index.js फाइल रन कर जाएगी। सो इसलिए मैंने इस फाइल का नाम इंडेक्स रखा है। सो जब मैं इस index.js फाइल को ओपन करूँगा सो यहाँ पर मैंने एक लोगो यानी एक इमेज मैंने इंपोर्ट की हुई है, एक यूज़र की इमेज मैंने इंपोर्ट की हुई है, और एक रिएक्ट आइकन मैंने इंपोर्ट किया हुआ है। अब यहाँ पर मैंने अपना कोड लिखा हुआ है, एक डिफ टैग, इसके अंदर मैंने दूसरे डिफ टैग्स की नेस्टिंग की हुई है, और ये मेरे लोगो है। ये इमेज का जो सा टैग है ये बेसिकली मेरे लोगो के लिए है, और इसके अलावा यहाँ पर मैंने कमेंट्स भी किए हुए हैं। डीपी का ये मेरा कोड है। यहाँ पर यूज़र की इमेज डिफ़ाइन होगी, और यहाँ पर यूज़र का नेम डिफ़ाइन होगा, और ये एक ड्रॉप डाउन के नाम से मैंने यहाँ पर कमेंट किया हुआ है, और इस कमेंट के नीचे मैंने एक बटन टैग क्रिएट किया हुआ है, और यहाँ पर ये मेरा फास्ट साइन आउट आल्ट यानी कि लॉग आउट का यहाँ पर मेरा ये आइकन है और ये बटन है। और इसके अलावा चैट स्क्रीन कंटेनर के अंदर दो मज़ीद फोल्डर्स हैं, चैट फॉर्म और एक मैसेजेस का फोल्डर। चैट फॉर्म फोल्डर के अंदर एक index.js की फाइल है, और इसी तरह मैसेजेस फोल्डर के अंदर भी एक index.js की फाइल है। चैट फॉर्म के अंदर जो index.js की फाइल है, अगर मैं इसको ओपन करूं सो देखें, अगर मैं अपने इस प्रोजेक्ट को क्रोम के अंदर ओपन करूं सो देखें यहाँ पर आप लोगों को एक इनपुट फील्ड शो हो रही है टाइप मैसेज के नाम से, और साथ ही एक बटन है जिसके थ्रू मैं अपना ये मैसेज ऐड कर सकता हूँ, और ये मैसेज मेरा चैट स्क्रीन के अंदर शो होगा। अगर मैं VS कोड ओपन करूँ सो देखिए यहाँ पर मैंने अपने इस इनपुट फील्ड का कोड डिफाइन किया हुआ है। ये देखें, अब आप लोग को यहाँ पर हमारी ये इंडेक्स फाइल का यूजेज नज़र आ रहा है, जो मैंने आप लोगों को कहा था कि मैं बाद में बताऊँगा। ये index.js फाइल जो मैंने कंपोनेंट्स फोल्डर के अंदर रखी हुई है, इसका पर्पस यही था ताकि मैं बाय डिफ़ॉल्टली अपने इन कंपोनेंट्स को यहाँ पर इंपोर्ट ना कर सकूँ। बिकॉज देखें, अगर मैं यहाँ पर इनको बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर अगर मैं इंपोर्ट करूँ सो यहाँ पर मुझे कर्ली ब्रैकेट्स हटानी पड़ेंगी। सिंपली मैं कर्ली ब्रैकेट्स की जगह सिंपली लिख दूंगा माई फॉर्म, और यहाँ पर मुझे फिर अपने उस फोल्डर को भी एक्सेस करना पड़ेगा। कंपोनेंट्स फोल्डर के अंदर मेरा एक फॉर्म का फोल्डर है, उसको एक्सेस करो। लेकिन देखें, अब हम लोगों ने सिंपली ईजिली सिर्फ अपने इस कंपोनेंट्स फोल्डर को एक्सेस करके ही हम लोगों ने अपने इस माई फॉर्म के कंपोनेंट को एक्सेस कर लिया है। इसलिए मैंने यहाँ पर जितने भी अपने कंपोनेंट्स को बाय डिफ़ॉल्ट ही एक्सपोर्ट किया हुआ था, यहाँ पर एक इंडेक्स फाइल मैंने क्रिएट कर ली, और यहाँ पर मैंने अलहदा से उनको एक्सपोर्ट कर लिया। अब ये कंपोनेंट्स मैंने जो क्रिएट किए हैं फॉर्म एंड चैट स्क्रीन, अगर मैं इनको इस index.js फाइल के थ्रू एक्सेस करूँगा सो मैं इनको डिफ़ॉल्टली एक्सेस नहीं करूँगा। सिंपली मैं यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट्स डाल दूंगा, और अब मैं सिंपली अपने इस कंपोनेंट्स फोल्डर को एक्सेस करूँगा। सो जब मैं इस कंपोनेंट्स फोल्डर को एक्सेस करूँगा सो ये index.js फाइल रन कर जाएगी, और यहाँ से ईजिली माई फॉर्म का कंपोनेंट मैं एक्सेस कर पाऊँगा। अब मैं यहाँ से फॉर्म हटा देता हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पर ये index.js फाइल यूज़ की थी।
अब मैं इजली अगर मैं चाहूँ तो चैट स्क्रीन का कंपोनेंट भी मैं एक्सेस कर सकता हूँ। अगर मैं यहाँ पर लिखूँ कोमा माई चैट स्क्रीन, देखिए मैंने इजीली माई चैट स्क्रीन का कंपोनेंट भी एक्सेस कर लिया। अगर मैं यहाँ पर इसको डिफ़ॉल्ट भी एक्सेस करता तो मुझे यहाँ पर अलग से कोड लिखना पड़ना था कुछ इस टाइप से। यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट्स को मुझे हटाना पड़ना था और यहाँ पर लिखना पड़ना था इस तरीके से, और कंपोनेंट्स फोल्डर के अंदर चैट स्क्रीन के फोल्डर को एक्सेस करना पड़ना था। और जैसे ही मैं इसको एक्सेस करता तो यहाँ पर इसकी ये index.js फाइल रन करती, तब जाकर मैं अपने इस कंपोनेंट को एक्सेस कर पाता था। सो इसलिए मैंने यहाँ पर डिफ़ॉल्टली एक्सेस नहीं किया, मैंने यहाँ पर सिंपली इस index.js फाइल को एक्सेस कर लिया कंपोनेंट्स फोल्डर की, और जैसे ही मैंने इसको एक्सेस किया है सो मैं इजीली अपने इस कंपोनेंट्स को एक्सेस कर सकता हूँ। दैट्स वाई मैंने यहाँ पर ये index.js फाइल क्रिएट की थी। सो यहाँ पर मैंने इस माई फॉर्म कंपोनेंट को यूज़ किया है और यहाँ पर अपने इस फॉर्म का लेआउट डिफाइन किया है। ये माई फॉर्म जो कि एज अ फॉर्म टैग काम कर रहा है, और यहाँ पर फॉर्म ग्रुप, यहाँ पर एक डिफ टैग है, और ये फॉर्म ग्रुप माई फॉर्म डॉट फॉर्म ग्रुप। अगर मैं यहाँ पर जाऊँ अपने इस फॉर्म कंपोनेंट के अंदर, सो यहाँ पर जो हमारी index.js की फाइल है, यहाँ पर देखें ये फॉर्म ग्रुप का एक कॉन्स्टेंट है, इसको मैं एक्सेस कर रहा हूँ माई फॉर्म डॉट फॉर्म ग्रुप। यहाँ पर मैंने इसको यूज़ किया माई फॉर्म डॉट फॉर्म ग्रुप। यहाँ पर जो क्लास नेम है ये इस रेस्ट प्रॉप्स की मदद से है, ये जो मैंने यहाँ पर रेस्ट प्रॉप्स यूज़ किया हुआ है। मैं चाहूँ तो यहाँ पर ID भी लिख सकता हूँ इस रेस्ट प्रॉप्स की वजह से। ID भी मैं चाहूँ तो यहाँ पर अपनी कोई भी रैंडम ID मैं लिख सकता हूँ। अगर मैं यहाँ पर रेस्ट प्रॉप्स ना लिखता तो मैं यहाँ पर अपने प्रॉप्स ना पास कर पाता, अपने एट्रीब्यूट्स में यहाँ पर ना पास कर पाता अगर मैं यहाँ पर रेस्ट प्रॉप्स ना लिखता। और जो ये चिल्ड्रन है, इस चिल्ड्रन की मदद से मैं इस माई फॉर्म डॉट फॉर्म ग्रुप के अंदर अपनी इनपुट फील्ड एंड बटन प्लेस कर पा रहा हूँ। सो दैट्स मैंने यहाँ पर चिल्ड्रन लिखा है। इसी तरह फॉर्म लेबल के अंदर माई फॉर्म डॉट फॉर्म लेबल, ये देखें माई फॉर्म डॉट फॉर्म लेबल, इसके अंदर मैंने यहाँ पर अपनी क्लास डिफाइन की है फॉर्म कंट्रोल फॉर्म इनपुट, और इसके नीचे मैंने अपना बटन क्रिएट किया हुआ है। माई फॉर्म डॉट फॉर्म लेबल की वैसे हमें ज़रूरत नहीं है, इसको चाहे तो आप लोग यहाँ से ख़त्म भी कर सकते हैं। यहाँ पर बेसिकली मैंने माई फॉर्म डॉट फॉर्म इनपुट का यूज़ किया हुआ है, सॉरी माई फॉर्म डॉट फॉर्म इनपुट। देखें यहाँ पर हमें चिल्ड्रन की ज़रूरत नहीं है हमारे माई फॉर्म डॉट फॉर्म इनपुट की, यहाँ से हम इस कोड को रिमूव कर देते हैं एंड यहाँ पर भी इसको रिमूव कर देते हैं बिकॉज हमें लेबल की ज़रूरत नहीं है। अब अगर मैं इसको सेव कर भी दूँ तब भी हमारी इस एप्लीकेशन में कोई फ़र्क नहीं आएगा बिकॉज हमने इसको कहीं पर यूज़ नहीं किया हुआ। यहाँ पर हम लोगों ने माई फॉर्म डॉट फॉर्म इनपुट का यूज़ किया हुआ है और यहाँ पर मैंने इसको यूज़ किया हुआ है, प्लेस किया हुआ है। अब देखें हमारी जो इनपुट फील्ड है, अगर मैं यहाँ पर दिखाऊँ सो हमारी जो ये इनपुट फील्ड है यहाँ पर कोई भी एज अ चिल्ड्रन कुछ भी हम लोगों ने टेक्स्ट पास नहीं किया हुआ। सो दैट्स में मैंने यहाँ पर चिल्ड्रन नहीं लिखा, यहाँ पर मैंने यहाँ पर चिल्ड्रन नहीं लिखा कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर बिकॉज हमारी ये इनपुट फील्ड है, यहाँ पर हमें अपने एट्रीब्यूट्स पास करने होंगे बजाय के चिल्ड्रन। सो देखिए यहाँ पर मैंने अपने एट्रीब्यूट्स पास किए हैं। और इसी तरह माई फॉर्म डॉट फॉर्म बटन के अंदर मुझे अपना चिल्ड्रन पास करना था, अपना ये आइकन पास करना था जो कि एज अ चिल्ड्रन काम कर रहा है, और एक क्लास नेम हमारे इस बटन का एट्रीब्यूट है। सो देखें माई फॉर्म डॉट फॉर्म बटन, यहाँ पर एक बटन का कॉन्स्टेंट मैंने यहाँ पर यूज़ किया हुआ है जिसको मैं यहाँ पर इंपोर्ट कर रहा हूँ हमारी इस फॉर्म डॉट जेएस फाइल से, और यहाँ पर मैंने इसका चिल्ड्रन कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर डिफाइन किया हुआ है, यानी कि इसके अंदर मैं कोई भी टेक्स्ट लिख सकता हूँ अपने इस बटन कॉन्स्टेंट के अंदर, और यहाँ पर मैं अपने एट्रीब्यूट्स पास कर सकता हूँ। देखिए मैंने यहाँ पर अपने एट्रीब्यूट्स पास किए भी हुए हैं, क्लास नेम एंड यहाँ पर iOS पेपर प्लेन जो कि एज अ चिल्ड्रन काम कर रहा है हमारे इस बटन के लिए। सो ये तो रहा हमारा चैट फॉर्म का कंटेनर। अब यहाँ पर मैसेजेस के अंदर आ जाते हैं। यहाँ पर मैसेजेस के अंदर यहाँ पर मेरा ईच मैसेज का मैंने यहाँ पर कोड डिफाइन किया हुआ है। ये जो माई चैट स्क्रीन है, ये जो हमारा माई चैट स्क्रीन का कंपोनेंट है, इस माई चैट स्क्रीन कंपोनेंट के अंदर ये index.js फाइल के अंदर ये देखें माई चैट स्क्रीन डॉट मैसेजेस, इसको मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पर मैंने इसको क्लास डिफाइन की हुई है और इसके अंदर मैंने कुछ डिफ टैग्स की नेस्टिंग की हुई है जो कि एज अ चिल्ड्रन काम कर रहे हैं। ये जो माई चैट स्क्रीन डॉट मैसेज है ये मेरा बेसिकली ईच मैसेज है, ये वाला मैसेज, ये जोहन हेलो गाइस, ये वाला मैसेज है। और यहाँ पर मेरे यूज़र की इमेज है, उसका नेम है
और इसके अलावा उसका टेक्स्ट है और यहाँ पर टाइम स्टैम्प्स। ये हमारा मैसेजेस का कंटेनर है और हेडर कंटेनर की हम लोगों ने बात कर ली है। और इसी तरह कंपोनेंट्स की तरह मैंने यहाँ पर भी एक index.js फाइल क्रिएट की हुई है ताकि मैं इनको डिफ़ॉल्टली एक्सेस ना करूँ। मैं सिंपली अपने इस कंटेनर्स फोल्डर के थ्रू ही अपने इन कंटेनर्स को मैं एक्सेस कर पाऊँ। दैट्स वाई मैंने यहाँ पर ये index.js फाइल क्रिएट की है सेम कंपोनेंट्स फोल्डर की तरह। अब हम लोग हुक्स फोल्डर की बात कर लेते हैं। इन फाइल्स को मैं यहाँ पर बंद कर देता हूँ। हुक्स फोल्डर के अंदर बेसिकली मैं अपने सारे कस्टम हुक्स डिफाइन करूँगा। सो यहाँ पर सिंपली मैंने एक फाइल क्रिएट की हुई है यूज ऑथ लिसनर के नाम से, जहाँ पर मैं कुछ भी रिटर्न नहीं करवा रहा। और इसके अलावा एक इमेजेस का फोल्डर है जिसके अंदर तमाम इमेजेस हैं जिनकी हमें ज़रूरत पड़नी थी इस एप्लीकेशन को डेवलप करने के दौरान। और इसके अलावा एक लिब का फोल्डर है जिसके अंदर मैं अपनी तमाम लाइब्रेरी फाइल्स रखूँगा। एक firebase.js की फाइल है जो कि इस वक्त बिल्कुल एम्प्टी है। इसके अलावा एक पेजेस का फोल्डर है जिसके अंदर तमाम पेजेस हैं। एक ऑथेंटिकेशन का पेज है, एक चैट स्क्रीन का पेज है। चैट स्क्रीन पेज के अंदर मैंने अपने तमाम कंटेनर्स को पुट किया हुआ है। अगर मैं यहाँ पर देखें, मैंने अपने कंपोनेंट्स का यूज़ किया हुआ है माई चैट स्क्रीन के। ये हमारा माई चैट स्क्रीन का कंपोनेंट मैंने यहाँ पर यूज़ किया हुआ है। और इसके अलावा मैंने यहाँ पर यूज स्टेट का भी मैंने यहाँ पर यूज़ किया हुआ है। और इसके अलावा मैंने यहाँ पर अपने कंटेनर्स का यूज़ किया हुआ है। ये हमारा माई चैट स्क्रीन का बेसिकली कंपोनेंट है और यहाँ पर मैंने कंटेनर्स का यूज़ किया हुआ है। यहाँ पर मैंने माई चैट स्क्रीन कंपोनेंट को स्टार्ट किया है। इसके अंदर माई चैट स्क्रीन डॉट हेडर का मैंने यूज़ किया है। इसके अंदर मैंने अपने हेडर का कंटेनर पास कर दिया है। ये मेरा हेडर का कंटेनर, इसको मैंने पास कर दिया है यहाँ पर माई चैट स्क्रीन डॉट हेडर। ये है मेरा हेडर माई चैट स्क्रीन का, जहाँ पर मेरा लोगो है एंड यहाँ पर यूज़र नेम, यूज़र इमेज एंड यहाँ पर लॉग आउट का बटन है। और इसके अलावा यहाँ पर माई चैट स्क्रीन डॉट बॉडी के अंदर यहाँ पर सारा का सारा हमारा मैसेजेस का कोड है। यानी अगर हमारे मैसेजेस के लेंथ 0 के इक्वल नहीं है तो यहाँ पर एक टेक्स्ट शो हो जाना चाहिए, नो मैसेजेस आर अवेलेबल, जो कि एक गलत आइडिया है, गलत कॉन्सेप्ट है। जाहिरी बात है जब हमारे मैसेज की लेंथ 0 होनी चाहिए तब ये मैसेज का कोड, तब ये नो मैसेजेस आर अवेलेबल का टेक्स्ट हमें शो होना चाहिए। सो मैंने यहाँ पर ये मैंने कोड इसलिए लिखा है माई मैसेज डॉट लेंथ अगर 0 ना हो तब ये शो होना चाहिए। बेसिकली मैंने इसलिए लिखा है ताकि हम लोग इस स्क्रीन को देख सकें, अपने इस मैसेज को देख सकें। सो सिंपली आप लोगों ने यहाँ पर लिख देना है अगर ये इक्वल टू 0 हो जाए, अगर ये इक्वल टू 0 हो जाए तब डबल इक्वल टू डाल देते हैं मज़ीद। तब हमें यहाँ पर नो मैसेज अवेलेबल का टेक्स्ट लिखा नजर आ जाना चाहिए, जो कि बिल्कुल सही लॉजिक है। जाहिर बात है जब मैसेजेस नहीं होंगे तभी हमें यहाँ पर ये टेक्स्ट शो होना चाहिए। अब यहाँ पर अगर मैसेजेस की लेंथ 0 नहीं होगी तब हमें यहाँ पर हमारे मैसेजेस शो होंगे, ये चैट स्क्रीन मैसेजेस। अगर मैं यहाँ पर एंटर हिट करूँ एंड यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करूँ एंड यहाँ पर सिंपली लिख देता हूँ नेम हसनात, देखें यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया, यानी कि यहाँ पर इसकी लेंथ इंक्रीज हो गई है, 1 हो गई है। अब अगर मैं देखूँ तो देखें यहाँ पर हमारे मैसेजेस अब शो हो रहे हैं। सो सिंपली मैं इसको एम्प्टी कर देता हूँ अगेन, हमारी इस एरिया को यूज स्टेट की, परफेक्ट। अब हमारे मैसेज की लेंथ 0 हो गई। सो अगेन यहाँ पर टेक्स्ट शो हो जाएगा नो मैसेजेस आर अवेलेबल का। और गाइज यहाँ पर मैंने चैट फॉर्म को इंपोर्ट किया हुआ है। ये हमारा चैट फॉर्म जो कि हमारा एक कंटेनर है। ये हमारा चैट फॉर्म जो कि यहाँ पर मैंने इनपुट फील्ड पास की हुई है टाइप मैसेज एंड यहाँ पर एक बटन है। ये हमारा चैट फॉर्म है, इसको मैंने यहाँ पर इंपोर्ट किया हुआ है फॉर्म रैपर डिफ टैग के अंदर। सो ये तो रहा हमारा पेजेस का फोल्डर। और यहाँ पर चैट स्क्रीन फाइल के अलावा एक authentication.js की फाइल है, इसको भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। इसके अंदर बेसिकली हमारे ऑथेंटिकेशन स्क्रीन का कोड है, यूज़र रजिस्ट्रेशन स्क्रीन का कोड है। यहाँ पर एक डिफ टैग है, इसके अंदर एक इमेज का टैग है, इसके नीचे तमाम बटन का कोड है, हमारा कंटिन्यू विद गूगल के बटन का कोड है। अगर मैं अपनी app.js फाइल के अंदर आऊँ, यहाँ पर मैं यूज़र को नल कर दूँ, सो यहाँ पर फिर हमारी ऑथेंटिकेशन का कोड रन हो जाएगा, ये ऑथेंटिकेशन का पेज। अब अगर मैं क्रोम के अंदर आऊँ, सो देखें
यूज़र रजिस्ट्रेशन की स्क्रीन हमारे सामने शो हो गई है। सो ये जो कंटिन्यू बटन है, ये कोड बेसिकली ये है, और ये जो सी इमेज है, इस इमेज टैग के थ्रू बेसिकली मैं ये इमेज इंपोर्ट कर रहा हूँ। सो ये तो रहा हमारा ऑथेंटिकेशन का पेज। सो हम लोगों ने पेजेस फोल्डर को भी डिस्कस कर लिया। अब हम लोग स्टाइल्स के फोल्डर को डिस्कस कर लेते हैं। सो स्टाइल्स फोल्डर के अंदर मैंने तमाम स्टाइलिंग डिफाइन की हुई है। ऑथेंटिकेशन पेज की सारी स्टाइलिंग ऑथेंटिकेशन डॉट सी एस एस के अंदर है। चैट स्क्रीन पेज की सारी स्टाइलिंग चैट स्क्रीन डॉट सी एस एस फोल्डर के अंदर है। और इंडेक्स डॉट सी एस एस के अंदर हमारी ग्लोबल स्टाइलिंग है, यानी हमारी जो एप्लीकेशन है उसका बैकग्राउंड कलर मैंने चेंज किया हुआ है। और इसके अलावा ग्लोबली मैंने मार्जिन एंड पेडिंग 0 की हुई है। फॉन्ट फैमिली मैंने पॉपिंस रखी हुई है। मैंने यहाँ पर गूगल फॉन्ट्स का यूज़ किया हुआ है। सो ये रही हमारी इंडेक्स डॉट सी एस एस फाइल। सो गाइस, अब हम लोगों ने हमारी तमाम फाइल्स एंड फोल्डर्स का वर्क थ्रू कर लिया है। हम लोगों ने फोल्डर स्ट्रक्चरिंग को कंप्लीट डिस्कस कर लिया है। आई होप कि आप लोगों के कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। अब हम लोग हमारी इस एप्लीकेशन को, मिनी चैट एप्लीकेशन को वर्किंग में लेकर आते हैं। सो गाइस, अब हम लोग हमारी इस मिनी चैट एप्लीकेशन के लिए फायरबेस को सेटअप करेंगे। सो आप लोगों ने एक न्यू टैब ओपन कर लेना है एंड यहाँ पर टाइप करना है firebase.google.com और एंटर हिट कर देना है। फिर फायरबेस की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आप लोगों ने अपने गूगल अकाउंट से लॉगिन कर लेना है एंड इसके बाद आप लोगों ने गो टू कंसोल के बटन के ऊपर क्लिक कर देना है एंड यहाँ पर आप लोगों ने एक प्रोजेक्ट ऐड करना है। यहाँ पर आप लोगों ने ऐड प्रोजेक्ट के बटन के ऊपर क्लिक कर देना है एंड यहाँ पर आप लोगों ने अपने प्रोजेक्ट का नेम लिखना है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ मिनी चैट ऐप यूट्यूब फॉर यूट्यूब एंड कंटिन्यू बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। इसके बाद अनेबल गूगल एनालिटिक्स फॉर दिस प्रोजेक्ट, मैं इसको ऑफ कर देता हूँ एंड यहाँ पर क्रिएट प्रोजेक्ट के ऊपर आप लोगों ने क्लिक कर देना है। यहाँ पर हमारे प्रोजेक्ट की क्रिएशन स्टार्ट हो गई है। सो गाइज, जब आप लोगों का ये प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाएगा, आप लोगों ने कंटिन्यू बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। सो इसके बाद कुछ इस टाइप का इंटरफेस आप लोगों के सामने ऑन हो जाएगा एंड यहाँ पर आप लोगों को कुछ बटन नज़र आ रहे होंगे, iOS, एंड्रॉयड, वेब एंड इसके अलावा यूनिटी। आप लोगों ने वेब के बटन के ऊपर क्लिक कर देना है ताकि आप लोग अपनी एक एप्लीकेशन रजिस्टर कर पाए। मैं यहाँ पर अपनी एप्लीकेशन का निक नेम लिख देता हूँ चैट ऐप एंड यहाँ पर आल्सो सेटअप फायरबेस होस्टिंग, बिकॉज एट द एंड जब हम लोग हमारी एप्लीकेशन कंप्लीट कर लेंगे, हम लोग हमारी इस एप्लीकेशन को फायरबेस पर डिप्लॉय भी करना चाहते हैं, यानी एट द एंड हम लोग फायरबेस को एज अ होस्टिंग भी यूज़ करना चाहते हैं। सो यहाँ पर मैं इसको चेक कर दूँगा और इसके बाद रजिस्टर्ड ऐप के ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ। इसके बाद आप लोगों ने नेक्स्ट बटन के ऊपर क्लिक करना है, अगेन नेक्स्ट एंड कंटिन्यू टू कंसोल। अब आप लोगों ने यहाँ पर गियर आइकन के ऊपर क्लिक करना है एंड प्रोजेक्ट सेटिंग्स के ऊपर चल जाना है। प्रोजेक्ट सेटिंग्स के ऊपर जाने के बाद आप लोगों ने स्क्रॉल डाउन करना है एंड यहाँ पर आप लोगों को एक कॉन्फ़िग की ऑप्शन मिलेगी। कॉन्फ़िग की ऑप्शन पर जाने के बाद आप लोगों ने यहाँ पर ये कोड कॉपी करना है। कोड को कॉपी करने के बाद आप लोगों ने VS कोड ओपन करना है एंड यहाँ पर लिब फोल्डर के अंदर हम लोगों ने एक firebase.js की फ़ाइल क्रिएट की हुई थी। इस फाइल के अंदर आप लोगों ने एक कांस्टेंट क्रिएट करना है, ऐप इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट्स एंड इन कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर आप लोगों ने वो कोड पेस्ट कर देना है, सेव। अब यहाँ पर आप लोगों ने फायरबेस को इंपोर्ट भी कर देना है। यहाँ पर मैं लिखता हूँ इंपोर्ट फायरबेस फ्रॉम फायरबेस, परफेक्ट। एंड इसके अलावा हमें फायर स्टोर की भी ज़रूरत पड़ेगी, बिकॉज हम लोग डेटाबेस से अपने डाटा को फैच भी करना चाहते हैं और डेटाबेस में हम लोग अपने डाटा को स्टोर भी करना चाहते हैं। सो मैं यहाँ पर लिखता हूँ इंपोर्ट फायरबेस / फायर स्टोर एंड इसके अलावा हमने ऑथेंटिकेशन का भी यूज़ करना है, गूगल ऑथेंटिकेशन का। सो इसलिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ इंपोर्ट फायरबेस / ऑथ। अब यहाँ पर मैं एक कांस्टेंट क्रिएट कर दूँगा, कॉन्स्ट फायरबेस ऐप इज इक्वल टू फायरबेस डॉट इनिशियलाइज ऐप एंड
इसके अंदर आप लोगों ने अपने कांस्टेंट का नाम लिख देना है, यानी कि ऐप। अब यहाँ पर मैं अगेन एक कांस्टेंट क्रिएट करता हूँ db के नाम से, इज इक्वल टू firebase ऐप डॉट firestore। परफेक्ट। अब यहाँ पर अगेन एक कांस्टेंट क्रिएट करता हूँ auth के नाम से, इज इक्वल टू firebase डॉट auth। अब यहाँ पर मैं टाइप करता हूँ अगेन एक कांस्टेंट, हमारा लास्ट कांस्टेंट होगा ये प्रोवाइडर, इज इक्वल टू, ये गूगल ऑथेंटिकेशन के लिए है, न्यू firebase डॉट auth डॉट गूगल ऑथ प्रोवाइडर। अब हम लोगों ने तमाम रिक्वायर्ड कॉन्स्टेंट्स क्रिएट कर लिए हैं। अब हम लोग इनको एक्सपोर्ट भी कर लेते हैं। सो मैं यहाँ पर लिखता हूँ एक्सपोर्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं अपने db कॉन्स्टेंट को एक्सपोर्ट करूँगा db, इसके बाद auth एंड इसके बाद प्रोवाइडर। परफेक्ट। सो गाइज अब हम लोगों ने परफेक्टली फायरबेस को सेटअप कर लिया है। फायरबेस के अंदर हम लोगों ने अपनी एप्लीकेशन को रजिस्टर भी करवा लिया है और हम लोगों ने अपनी इस एप्लीकेशन को फायरबेस के साथ कनेक्ट भी कर लिया है। सो गाइज अब हम लोग गूगल ऑथेंटिकेशन को स्टडी करेंगे। हम लोग चाहते हैं कि जब भी हम लोग अपने कंटिन्यू विद गूगल बटन के ऊपर क्लिक करें, सो हम लोग गूगल के थ्रू लॉगिन कर सकें और अपनी चैट स्क्रीन को एक्सेस कर सकें और वहाँ से लॉग आउट कर सकें। सो इस फंक्शनैलिटी को अप्लाई करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग फायरबेस की वेबसाइट के ऊपर चल जाते हैं एंड यहाँ पर आप लोगों ने ऑथेंटिकेशन के टैब के ऊपर क्लिक कर देना है। इस टैब के ऊपर क्लिक करने के बाद आप लोगों ने साइन इन मेथड्स के ऊपर आना है एंड यहाँ पर आप लोगों ने गूगल को सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद आप लोगों ने यहाँ पर अनेबल के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप लोगों ने यहाँ पर अपने ईमेल को सिलेक्ट कर लेना है एंड सिलेक्ट करने के बाद आप लोगों ने सेव बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। सो हमारी गूगल ऑथेंटिकेशन के फंक्शनैलिटी अनेबल हो गई है। सो यहाँ तक तो था हमारा फायरबेस का काम। अब हम लोग VS कोड को ओपन करते हैं एंड यहाँ पर हमारे ऑथेंटिकेशन के पेज के अंदर ये हमारे कंटिन्यू विद गूगल बटन का कोड है। हम चाहते हैं कि जब भी हम लोग अपने इस बटन के ऊपर क्लिक करें तो एक पॉपअप ओपन हो जाए और उस पॉपअप के अंदर से हम लोग अपनी ईमेल को सेलेक्ट कर सकें और जब भी हम लोग अपनी ईमेल को सेलेक्ट करें सो हम चैट स्क्रीन के ऊपर रीडायरेक्ट कर जाएं और वहाँ से हम लोग लॉग आउट भी कर सकें। यानी हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल लॉग इन कर सकें और फिर बाद में हम लोग लॉग आउट भी कर सकें। सो लॉग इन करने के लिए ये हमारा बटन का कोड है। जब भी हम लोग इसके ऊपर क्लिक करें सो एक पॉपअप ओपन होना चाहिए। सो यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ऑन क्लिक का फंक्शन अप्लाई करता हूँ। ऑन क्लिक कर्ली ब्रैकेट्स एंड यहाँ पर अपने फंक्शन का नाम लिख देता हूँ मैं, साइन इन विद गूगल। और ये जो मैंने फंक्शन का नाम जो मैंने यहाँ पर लिखा है, इस फंक्शन को मैं यहाँ पर क्रिएट भी कर देता हूँ। कॉन्स्ट साइन इन विद गूगल इज इक्वल टू परफेक्ट। मैंने ये फंक्शन यहाँ पर परफेक्टली क्रिएट कर लिया है। अब मैं यहाँ पर अपने ऑथ कॉन्स्टेंट को इंपोर्ट कर लेता हूँ, जो मैंने यहाँ पर लिप फोल्डर के अंदर firebase.js फाइल के अंदर मैंने क्रिएट किया था। कॉन्स्ट ऑथ firebase.auth। इस ऑथ कॉन्स्ट के थ्रू मैं इजीली अपनी ऑथेंटिकेशन फंक्शनैलिटी को अप्लाई कर सकता हूँ अपनी इस एप्लीकेशन के अंदर। सो मैं यहाँ पर लिखता हूँ इंपोर्ट ऑथ और इसके अलावा मुझे अपने प्रोवाइडर कॉन्स्टेंट की भी ज़रूरत पड़ेगी। परफेक्ट। मैंने इन दोनों को यहाँ पर इंपोर्ट कर लिया है। अब मैं यहाँ पर आता हूँ इस मेथड के अंदर auth डॉट साइन इन विद पॉपअप एंड पॉपअप के अंदर मैं अपना प्रोवाइडर पास कर दूंगा एंड यहाँ पर मैं चाहता हूँ अगर ये कोई एरर कैच करे सो सिंपली उस एरर को अलर्ट कर दे। सेव। अब यहाँ पर हो क्या रहा है, firebase.js फाइल के अंदर मैंने अपने ऑथ और प्रोवाइडर कॉन्स्टेंट को यहाँ पर एक्सपोर्ट किया था और एक्सपोर्ट करने के बाद यहाँ पर मैं इनको इंपोर्ट कर रहा हूँ। इनको इंपोर्ट करने के बाद मैंने यहाँ पर एक फंक्शन क्रिएट किया है साइन इन विद गूगल के नाम से और इस फंक्शन को मैंने यहाँ से एक्सेस किया है। जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा अपने इस बटन के ऊपर सो इस साइन इन विद गूगल का फंक्शन रन कर जाए। अब जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा सो ये फंक्शन रन करेगा और यहाँ पर मैंने लिखा है ऑथ डॉट साइन इन विद पॉपअप, यानी एक पॉपअप ओपन हो जाए और यहाँ पर मैंने अपना प्रोवाइडर पास कर दिया है। अब इस प्रोवाइडर कॉन्स्टेंट के अंदर क्या स्टोर हुआ है ये भी दिखा देता हूँ मैं।
प्रोवाइडर कांस्टेंट के अंदर मैंने स्टोर किया हुआ है न्यू फायरबेस डॉट ऑथ डॉट गूगल ऑथ प्रोवाइडर, यानी गूगल के थ्रू ऑथेंटिकेशन की फंक्शनलिटी मैंने प्रोवाइडर के अंदर स्टोर की हुई है। यहाँ पर मैंने प्रोवाइडर कांस्टेंट अपना पास कर दिया डॉट कैच, यानी अगर ये कोई एरर कैच करे तो उस एरर को ये अलर्ट कर दे। सो ये लॉजिक मैंने यहाँ पर लिखी हुई है। अब हम लोग अपनी स्क्रीन पर जाते हैं चैट एप्लीकेशन पर एंड यहाँ पर कंटिन्यू विद गूगल बटन के ऊपर क्लिक करके देखते हैं। सो देखें यहाँ पर पॉपअप ओपन हुआ है और देखें हम लोग परफेक्टली गूगल के थ्रू लॉगिन कर गए हैं। अब हमें कैसे पता चलेगा कि हम लॉगिन कर लिया हम लोगों ने गूगल के थ्रू। मैं यहाँ पर फायरबेस के अंदर आता हूँ एंड यहाँ पर यूज़र्स के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। सो देखें हमारा यहाँ पर ईमेल लिखा नज़र आ रहा है, मतलब हम लोगों ने परफेक्टली गूगल के थ्रू लॉगिन कर लिया है। अब मैं चाहता हूँ जैसे ही लॉगिन कर जाए, जैसे ही हमारा यूज़र लॉगिन कर जाए तो वो चैट स्क्रीन के ऊपर रीडायरेक्ट कर जाए। सो इसके लिए मैं एक हुक क्रिएट करूँगा। मैं VS कोड के अंदर आता हूँ एंड यहाँ पर हम लोगों ने एक हुक्स का फोल्डर क्रिएट किया था। इसके अंदर हमारा यूज़ ऑथ लिसनर .js की फ़ाइल है। यहाँ पर इस हुक में यूज़ ऑथ लिसनर फाइल के अंदर मैं फर्स्ट ऑफ ऑल अपने ऑथ कांस्टेंट को इंपोर्ट करूँगा। इंपोर्ट ऑथ फ्रॉम, इसके लोकेशन मैं बता देता हूँ lib/firebase। अब यहाँ पर मैं यूज स्टेट एंड यूज इफेक्ट हुक का भी मैं यूज़ करूँगा। यूज स्टेट एंड यूज इफेक्ट। अब यहाँ पर मैं अपनी लॉजिक लिखता हूँ कॉन्स्ट यूज़र सेट यूज़र इज इक्वल टू यूज स्टेट। अब यहाँ पर मैं लोकल स्टोरेज का भी यूज़ करूँगा। सो मैं यहाँ पर लिखता हूँ यूज स्टेट के अंदर जेसन डॉट पार्स लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम ऑथ यूज़र। अब इसके बाद हमारे यूज़ स्टेट के कोड के बाद मैं यहाँ पर यूज़ इफ़ेक्ट का यूज़ करूँगा। यूज़ इफ़ेक्ट, और ये यूज़ इफ़ेक्ट सिर्फ एक बार ही रन करना चाहिए। सो इसलिए मैंने यहाँ पर ब्रैकेट्स डाल दी हैं एंड यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर मैं लिखता हूँ कॉन्स्ट LIST कॉन्स्ट लिसनर इज इक्वल टू ऑथ डॉट ऑन ऑथ स्टेट चेंज्ड ऑथ यूज़र। यानी अगर हमारे ऑथ यूज़र की स्टेट चेंज हो तब ये हमारा लिसनर कॉल कर जाना चाहिए, यानी जब भी हमारी एप्लीकेशन में कोई चेंज आएगी तब हमारा यूज़ इफ़ेक्ट रन होगा। अब यहाँ पर मैं लिखता हूँ ऑथ यूज़र, कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर मैं लिखता हूँ इफ़ ऑथ यूज़र, यानी अगर ऑथ यूज़र अवेलेबल है तो मेरी स्टेटमेंट्स इसके अंदर की रन कर दो। फर्स्ट ऑफ ऑल तो भाई अगर ऑथ यूज़र अवेलेबल है तो लोकल स्टोरेज में सेट आइटम कर दो ऑथ यूज़र जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई ऑथ यूज़र, और इसके अलावा हमारी इस स्टेट को भी अपडेट कर दो। सो मैं यहाँ पर लिखता हूँ सेट यूज़र ऑथ सेट यूज़र ऑथ यूज़र। परफेक्ट। अब अगर ऑथ यूज़र अवेलेबल नहीं है सो लोकल स्टोरेज में से रिमूव आइटम कर दो ऑथ यूज़र, और इसके अलावा सेट यूज़र को भी नल कर दो। बिकॉज जारी बात है जब हमारा यूज़र लॉग आउट कर जाएगा तब हम लोकल स्टोरेज से भी यूज़र को रिमूव करना चाहते हैं और अपनी यूज़र की स्टेट को भी नल करना चाहते हैं। अब यहाँ पर मैं रिटर्न करवा देता हूँ अपने लिसनर को। अब यहाँ पर मैं रिटर्न में लिख देता हूँ अपना यूज़र। परफेक्ट। ये थी हमारे हुक की कोडिंग। अब मैं आता हूँ अपनी app.js फाइल के अंदर एंड app.js फाइल के अंदर आकर देखिए मैंने अपने यूज़ ऑथ लिसनर हुक को इंपोर्ट किया हुआ था। सिंपली मैं यहाँ से इसके नेम को कॉपी करता हूँ एंड यहाँ पर नल की जगह मैं पेस्ट कर दूँगा राउंड ब्रैकेट्स। परफेक्ट। अब मैं आता हूँ अपने क्रोम के अंदर। सो देखें यहाँ पर मेरी चैट स्क्रीन ओपन हो गई है बिकॉज हमारा यूज़र लॉग्ड इन हो गया हुआ था। अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँ सो देखें अभी भी चैट स्क्रीन के ऊपर ही है बिकॉज हमारा यूज़र लॉग्ड इन है।
सो मैं ऐसा करता हूँ कि यहाँ पर लॉग आउट की भी फंक्शनैलिटी मैं अप्लाई कर देता हूँ ताकि यूज़र लॉग आउट भी कर सके जैसे ये बटन के ऊपर क्लिक करे। सो मैं आता हूँ अपने हेडर कंटेनर के अंदर, कंटेनर्स हेडर index.js, एंड यहाँ पर मैं टाइप करता हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं अपने यूज़र ऑथ को मैं इंपोर्ट करूँगा, इंपोर्ट ऑथ फ्रॉम ओवर लाइब्रेरी फाइल्स, बैक जाओ एक फ़ोल्डर, अगेन एक फ़ोल्डर बैक जाओ, एंड यहाँ पर लिब के अंदर फायरबेस की फ़ाइल है। अब ये जो ऑथ है मैं यहाँ पर लिखता हूँ, अगर यहाँ पर ये देखें ये मेरी इमेज है, यूज़र की डीपी होगी, ऑथ डॉट करंट यूज़र अगर अवेलेबल है तो इसकी इमेज शो कर दो फोटो यूआरएल, और ऐसे ही ऑथ डॉट करंट यूज़र अगर अवेलेबल है तो उसका नेम शो कर दो, डिस्प्ले नेम। अब अगर मैं अपनी वेब एप्लीकेशन को विजिट करूँ तो देखिए यहाँ पर इमेज भी शो हो रही है और नेम भी। अब ये डिस्प्ले नेम, फोटो यूआरएल, करंट यूज़र प्रॉपर्टीज़ कहाँ से आ रही हैं ये मैं दिखा देता हूँ। console.log अगर मैं करूँ ऑथ, और यहाँ पर अगर मैं console ओपन करूँ अपना, एंड यहाँ पर ये देखें यस, यहाँ पर fn के अंदर ये देखें ये जो मैंने ऑथ को अभी अभी console करवाया है, यहाँ पर ये हमारा करंट यूज़र है, करंट यूज़र का ऑब्जेक्ट, एंड इस करंट यूज़र के अंदर ये हमारा ईमेल है, ईमेल भी हम लोग चाहे तो डिस्प्ले करवा सकते हैं, ये हमारा डिस्प्ले नेम है प्रॉपर्टी, एंड यहाँ पर ये हमारा फ़ोटो यूआरएल, हमारे यूज़र की डीपी उसकी इमेज यहाँ पर स्टोर है फ़ोटो यूआरएल के अंदर, और ये यूआईडी एक यूनिक आईडी है। हम चाहे तो यूआईडी को भी डिस्प्ले करवा सकते हैं, ईमेल को भी डिस्प्ले करवा सकते हैं, लेकिन हमें ज़रूरत नहीं है, हमने सिर्फ नेम और इमेज शो करवानी है। अब मैं यहाँ पर लॉग आउट की भी फंक्शनैलिटी में अप्लाई कर देता हूँ। सो मैं यहाँ पर कंसोल को हटा देता हूँ, एंड यहाँ पर मैं लिखता हूँ ऑन क्लिक, जैसे ही इस बटन के ऊपर क्लिक हो सो एक फंक्शन रन कर जाए, मेथड रन कर जाए। यहाँ पर मैं लिखता हूँ ऑथ डॉट साइन आउट, सेव। अब अगर मैं रिफ्रेश करूँ सो यहाँ पर जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा बटन के ऊपर, सो देखें यूज़र लॉग आउट कर गया है, अगेन यूज़र रजिस्ट्रेशन का पेज ओपन हो गया है, लेकिन हमारा यूज़र यहाँ पर अवेलेबल है। अगर मैं यहाँ पर रिफ़्रेश करूँ हमारा यूज़र यहाँ से नहीं हो रहा, यहाँ पर हमारे यूज़र का रिकॉर्ड अभी भी अवेलेबल है, लेकिन यहाँ से हमारा यूज़र लॉग आउट कर गया। अब हम लोग चाहें तो अगेन यहाँ से लॉग इन कर सकते हैं, मैं करके भी दिखा देता हूँ। देखिए हम अगेन लॉग इन कर गए हैं, अब हम लोग चाहें तो यहाँ से अगेन लॉग आउट भी कर सकते हैं। सो ये थी हमारी लॉग इन एंड लॉग आउट की फंक्शनैलिटी विद द हेल्प ऑफ गूगल। सो गाइस अब हम लोग स्टडी करते हैं कि किस तरीके से हम लोग अपने मैसेज को फायरबेस के अंदर स्टोर कर सकते हैं, और फायरबेस से हम लोग अपने मैसेज को कैसे यहाँ पर डिस्प्ले करवा सकते हैं। सो इस फंक्शनैलिटी को अप्लाई करने के लिए हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल फायरबेस की वेबसाइट को ओपन कर लेते हैं, एंड यहाँ पर आप लोगों ने फायरस्टोर डेटाबेस के टैग के ऊपर क्लिक कर देना है, एंड इसके बाद क्रिएट डेटाबेस के बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ पर हम लोग स्टार्ट इन टेस्ट मोड के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करते हैं, एंड नेक्स्ट एंड एनेबल, परफेक्ट। सो गाइस अब हम लोग अपने इस प्रोजेक्ट को VS कोड के अंदर ओपन कर लेते हैं। अब हम लोग चाहते हैं कि जैसे ही यूज़र अपना मैसेज राइट करे और बटन के ऊपर क्लिक करे सो हमारा ये मैसेज फायरबेस के अंदर स्टोर हो जाए। सो इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग कंटेनर्स फोल्डर के अंदर, चैट स्क्रीन फोल्डर के अंदर, चैट फॉर्म फोल्डर के अंदर index.js फाइल को एक्सेस करते हैं, एंड यहाँ पर हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी स्टेट डिफाइन करते हैं। सो उसके लिए हम लोग यूज स्टेट हुक का यूज़ करेंगे, कॉन्स्ट मैसेज सेट मैसेज इज इक्वल टू यूज स्टेट। अब हम लोग इसको यहाँ पर ऊपर इंपोर्ट भी कर देते हैं यूज स्टेट को, परफेक्ट। अब इसके बाद हम लोग अपने यूज़र को यहाँ पर इंपोर्ट करवा देते हैं। सो मैं यहाँ पर एक कांस्टेंट डिफाइन कर लेते हैं, कॉन्स्ट यूज़र इज़ इक्वल टू यूज़ ऑथ लिसनर, बिकॉज ज़ाहिरी बात है
जब हमारा यूज़र लॉग्ड इन होगा तो यूज़ ऑथ लिसनर वाले हमारे कस्टम हुक से यूज़र रिटर्न होगा, और जब यूज़र रिटर्न होगा तो वो हमारे इस यूज़र कांस्टेंट के अंदर सेव हो जाएगा। सो यहाँ पर मैं इसको इंपोर्ट कर लेता हूँ, यूज़ ऑथ लिसनर। आई थिंक यहाँ पर हुक के अंदर आकर इधर, यस, यूज़ ऑथ लिसनर। इसको मैं इंपोर्ट भी कर लेता हूँ। परफेक्ट। अब इसके बाद यहाँ पर हमारे इस इनपुट फील्ड के अंदर माई फॉर्म डॉट फॉर्म इनपुट, यहाँ पर मैं वैल्यू एट्रीब्यूट पास करता हूँ और इसकी वैल्यू मैं लिख देता हूँ मैसेज। एंड इसके बाद ऑन चेंज ई सेट मैसेज। जैसे ही इसके अंदर हम लोग अपना कोई भी मैसेज टाइप करें, सो यहाँ पर हमारे इस मैसेज की स्टेट चेंज होती रहे, और जैसे ही इसकी स्टेट चेंज होती रहेगी यहाँ पर हमारे इनपुट फील्ड की वैल्यू भी चेंज होती रहेगी। इसको हम लोग ट्राई भी करके देखते हैं। ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। अब हमारे फॉर्म बटन के ऊपर मैं यहाँ पर ऑन क्लिक की फंक्शनैलिटी अप्लाई करता हूँ। ऑन क्लिक सेंड मैसेज। अब हम लोग ये फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं। ओके, परफेक्ट। एंड यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ई एंड ई डॉट प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट। अब हम लोग यहाँ पर हमारे DB कांस्टेंट को भी इंपोर्ट कर लेते हैं, बिकॉज हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी अपने मैसेजेस फायरबेस के अंदर स्टोर करने के लिए। और उस DB कांस्टेंट को हम लोगों ने हमारे इस फायरबेस की फ़ाइल से एक्सपोर्ट किया था। हमारे इस DB कांस्टेंट को हम लोग इसको यहाँ पर एक्सेस कर लेते हैं। सो मैं सिंपली यहाँ पर लिखता हूँ DB, एंड यहाँ पर ये इंपोर्ट भी हो गया DB डॉट कलेक्शन रोम। एक कलेक्शन क्रिएट कर दो रूम के नाम से, एंड इसमें ऐड कर दो हमारा मैसेज। सो मैसेज में क्या क्या फील्ड्स होने चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारा यूज़र होना चाहिए। यूज़र में यूज़र डॉट डिस्प्ले नेम, यूज़र का नेम, यूज़र डॉट डिस्प्ले नेम, ओके। एंड इसके बाद यूज़र इमेज, यूज़र डॉट फोटो URL, एंड यूज़र इमेज के बाद हमारा मैसेज एंड टाइम स्टैम्प्स, यानी डेट हमारे मैसेज की। टाइम स्टैम्प्स में मैं यहाँ पर लिखूँगा फायरबेस डॉट फायरस्टोर। फायरबेस को भी मैं यहाँ पर इंपोर्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर इंपोर्ट फायरबेस फ्रॉम फायरबेस, ओके। यहाँ पर मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। एंड फायरबेस डॉट फायरस्टोर डॉट फील्ड वैल्यू डॉट सर्वर टाइम स्टैम्प्स, परफेक्ट, सेव। एंड मैसेज फायरबेस के अंदर स्टोर होने के बाद अगर ये कोई कैच करता है एरर, अगर ये कोई एरर कैच करता है तो उसको अलर्ट कर दो एरर को। एंड जब मैसेज फायरबेस के अंदर सेव हो जाए तो उसके बाद हमारी इनपुट फील्ड की वैल्यू अगेन एम्प्टी हो जानी चाहिए। सो उसके लिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ सेट मैसेज एम्प्टी, सेव। अब हम लोग इसको ट्राई कर लेते हैं। इसको मैं एक बार रिफ़्रेश कर लेता हूँ, एंड यहाँ पर मैं टाइप करता हूँ माई फर्स्ट मैसेज, एंड यहाँ पर मैं बटन के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। सो देखें अगेन हमारी इस इनपुट फील्ड की वैल्यू ख़त्म हो गई है, लेकिन नल हो गई है। अब हम लोग फायरबेस के अंदर आते हैं, इसको रिफ़्रेश कर लेते हैं पेज को। सो गाइस देखें यहाँ पर हमारे रूम के नेम से एक कलेक्शन क्रिएट हो गई है, एंड इसके अंदर एक डॉक्यूमेंट आ गया है, और डॉक्यूमेंट के अंदर हमारे यहाँ पर फील्ड नेम्स और उनकी वैल्यूज़ आ गई हैं। माई फर्स्ट मैसेज, मेरा मैसेज, एंड टाइम स्टैम्प्स, एंड इसके अलावा यूज़र नेम एंड यूज़र की इमेज, परफेक्ट। हम लोग चाहें तो एक और मैसेज भी यहाँ पर प्लेस कर सकते हैं, जैसे माई सेकंड मैसेज।
अब अगर मैं यहाँ पर बटन के ऊपर क्लिक करूँ सो मेरा सेकंड मैसेज भी फायरबेस के अंदर सेव हो गया है। ये देखें, माय सेकंड मैसेज, अगेन एक न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट हो गया है। परफेक्ट। अब हम लोगों ने ये तो स्टडी कर लिया कि किस तरीके से हम लोग अपने मैसेजेस को फायरबेस के अंदर स्टोर कर सकते हैं। अब हम लोग ये देख लेते हैं कि किस तरीके से हम लोग अपने मैसेजेस को फायरबेस से रिट्रीव कर सकते हैं और कैसे हम लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर शो करवा सकते हैं। सो इसके लिए मैं VS कोड को ओपन कर लेता हूँ एंड यहाँ पर मैं चैट स्क्रीन पेज को एक्सेस कर लेता हूँ। सो यहाँ पर पेजेस फोल्डर के अंदर चैट स्क्रीन, एंड यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल मैं DB को इंपोर्ट कर लेता हूँ। सो मैं यहाँ पर लिखता हूँ import DB। परफेक्ट, इसको मैंने इंपोर्ट कर लिया है एंड यहाँ पर मैसेज के नेम से मैंने एक एरे भी क्रिएट की हुई है एंड यहाँ पर मैं यूज़ इफ़ेक्ट हुक का भी यूज़ कर लेता हूँ। यूज़ इफ़ेक्ट, परफेक्ट, ठीक हो गया। एंड यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर मैं लिखता हूँ DB डॉट कलेक्शन। DB में जो कलेक्शन है हमारा रूम के नेम से, जो हमारा रूम के नेम से कलेक्शन है, ऑर्डर बाय टाइम स्टैम्प, स्पेलिंग परफेक्ट, ठीक है, असेंडिंग, ठीक है। एंड यहाँ पर मैं चाहता हूँ ऑन स्नैपशॉट, यानी कि उसका एक स्नैपशॉट ले लो, उसकी एक पिक्चर शूट कर लो। एंड जो हमारा स्नैपशॉट होगा, स्नैपशॉट जो हमारा होगा सेट मैसेजेस। जब हम स्नैपशॉट ले लेंगे तब हमारी ये मैसेजेस की एरे को अपडेट कर दो। सो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ सेट मैसेजेस स्नैपशॉट डॉट डॉक्स, जिनके अंदर जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं हमारे डॉट, उनको मैप कर लो। एंड मैसेज, जो ईच डॉक्यूमेंट है उसको मैं एज अ मैसेज कह रहा हूँ यहाँ पर, मैसेज। एंड यहाँ पर मैं लिखता हूँ ID इज इक्वल टू मैसेज डॉट ID एंड इसके बाद यूज़र, मैसेज डॉट डाटा डॉट यूज़र, एंड यूज़र के बाद यूज़र की एक इमेज भी होगी। सो यूज़र इमेज इज इक्वल टू मैसेज डॉट डाटा डॉट यूज़र इमेज एंड यूज़र इमेज के बाद टाइम स्टैम्प मैसेज डॉट डाटा डॉट टाइम स्टैम्प एंड एट लास्ट हमारा मैसेज। सो यहाँ पर मैं लिखता हूँ मैसेज डॉट डाटा डॉट मैसेज। और जो ये हमारी ID है बेसिकली हमारे डॉक्यूमेंट की ID है, ईच डॉक्यूमेंट की ID। एंड ये जो हमारा यूज़ इफेक्ट का होगा ये सिर्फ एक बार रन होगा, बिकॉज यहाँ पर मैंने ब्रैकेट्स बिल्कुल नल रखी हुई हैं। एंड यहाँ पर चाहूँ तो मैं कंसोल भी करवा सकता हूँ अपने मैसेजेस को। सो फिलहाल मैं आता हूँ यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे एंड यहाँ पर मैं मैप कर लेता हूँ अपने मैसेजेस को। सो इस कोड को मैं यहाँ से कट करता हूँ एंड यहाँ पर लिखता हूँ मैसेजेस डॉट मैप कर लो किसको, हमारे मैसेज को मैप कर लो मैसेज। एंड यहाँ पर मैं अपने कोड को पेस्ट कर देता हूँ, सेव। एंड यहाँ पर इसको मैं की पास कर देता हूँ मैसेज डॉट ID, परफेक्ट, ठीक है। एंड यहाँ पर मैं प्रॉप्स पास कर देता हूँ। यहाँ पर मैं लिखता हूँ टाइम स्टैम्प इज इक्वल टू मैसेज डॉट टाइम स्टैम्प एंड इसके बाद इसी तरह यूज़र इज़ इक्वल टू मैसेज डॉट यूज़र एंड यूज़र के बाद हमारी DP, यूज़र इमेज को मैं एज अ DP कह रहा हूँ। सो मैसेज डॉट यूज़र इमेज एंड DP के बाद हमारा मैसेज इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट्स मैसेज डॉट मैसेज, सेव। एंड अब हम लोग आते हैं हमारे इस मैसेजेस के कंटेनर के अंदर, बिकॉज देखें चैट स्क्रीन मैसेजेस हमारा कंटेनर है, ये हमारे कंटेनर की लोकेशन है मैसेजेस फोल्डर के अंदर index.js। मैं इसको ओपन करता हूँ, जो मैंने प्रॉप्स पास किए उनको मैं यहाँ पर एक्सेस कर लेता हूँ। सो सिंपली मैं अपने प्रॉप्स के नेम लिख देता हूँ, चाहे तो आप लोग सिंपली यहाँ पर प्रॉप भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं उनके नेम लिखने लगा हूँ।
सो मुझे prop डॉट यूज़र, prop डॉट dp, prop डॉट मैसेज, prop डॉट टाइम स्टैम्प्स करने की फिर मुझे ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिंपली मैं अपने props के नेम ही लिख रहा हूँ यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर, यूज़र dp मैसेज, एंड मैसेज के बाद एट लास्ट हमारा टाइम स्टैम्प। परफेक्ट, ठीक हो गया। एंड इसके बाद यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं यूज़र का नेम डिस्प्ले करवाना चाहता हूँ। सिंपली मैं लिख देता हूँ यूज़र, एंड src में यूज़र की इमेज, सो सिंपली मैं लिख देता हूँ dp, एंड यहाँ पर हेलो गाइस की जगह मैं सिंपली लिख देता हूँ कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर हमारा मैसेज, एंड यहाँ पर टाइम स्टैम्प। सो मैं इधर लिख देता हूँ कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर न्यू डेट टाइम स्टैम्प, अगर है सो टू डेट डॉट टू utc string, utc string राउंड ब्रैकेट्स सेव। अब हम लोग टेस्ट कर देते हैं हमारी इस एप्लीकेशन को। सेव एंड सेव, परफेक्ट, ठीक है। एक बार कंसोल इंस्पेक्ट एलिमेंट में देख लेते हैं कोई इशू तो नहीं है। सो यहाँ पर इशू आ रहा है, आई थिंक टाइम स्टैम्प में कोई इशू आ रहा है। सो डे लाइट टाइम इफ़ यू वांट टू रेंडर कलेक्शन ऑफ चिल्ड्रन यूजर एन एरे इंस्टेड, ओके। यहाँ पर अगर कंसोल ओपन करें सो एरर में यस टाइम स्टैम्प्स का यहाँ पर इशू आ रहा है, ओके। सो यहाँ पर हम लोग ओपन करते हैं। आई थिंक हम लोगों ने यहाँ पर सही तरीके से डिस्प्ले नहीं करवाया अपने मैसेज के टाइम स्टैम्प को। आई थिंक यहाँ पर यूज़र की ज़रूरत नहीं, इसको मैं फ़िलहाल रिमूव कर देता हूँ। एंड dp न्यू डेट टाइम स्टैम्प टू डेट, एंड यस आई थिंक यहाँ पर इशू है, ओके। सो मैं सिंपली यहाँ पर ले देता हूँ राउंड ब्रैकेट्स, एंड यहाँ से इस राउंड ब्रैकेट को मैं रिमूव कर देता हूँ, परफेक्ट, ठीक है। अब एरर नहीं आएगा। सो देखें यहाँ पर हमारे मैसेजेस शो हो रहे हैं, एंड यहाँ पर मैसेजेस की डेट यानी कि टाइम स्टैम्प हमारे मैसेज का भी यहाँ पर शो हो रहा है। अब अगर हम लोग यहाँ पर अपना न्यू मैसेज ऐड करते हैं, जैसे माई थर्ड मैसेज, अब अगर मैं बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ तो देखें हमारा थर्ड मैसेज भी यहाँ पर ऐड हो गया, एंड यहाँ पर उसकी डेट भी लिखी आ गई हमारे थर्ड मैसेज की। हम लोग चाहे तो न्यू आईडी से भी यहाँ पर लॉग इन कर सकते हैं। एंड अगर मैं अपना न्यू क्रोम विंडो ओपन करूँ, सो गाइस मैंने अपनी न्यू क्रोम विंडो ओपन कर लिया है, एंड यहाँ पर मैं लिखता हूँ लोकल होस्ट 3000, एंड यहाँ पर देखें अब मैं गूगल के थ्रू लॉगिन करता हूँ। सो गाइस मैंने परफेक्टली गूगल के थ्रू लॉगिन कर लिया है। अब जो मैसेजेस मैंने अपनी वेब वर्म्स की आईडी से प्लेस किए थे वो यहाँ पर मुझे शो हो रहे हैं, और मैं अपनी कोडिंग डेस्क वाली आईडी से लॉगिन कर लिया है मैंने। अगर मैं यहाँ पर कोडिंग डेस्क वाली आईडी से अब मैसेज प्लेस करूँ, जैसे हेलो वेब वर्म्स, सो देखें ये हमारा मैसेज प्लेस हो गया कोडिंग डेस्क वाली आईडी से। सो हम लोगों ने परफेक्टली हमारी चैट एप्लीकेशन डेवलप कर ली है। आई होप कि आप लोगों ने इस ट्यूटोरियल को लाजमी एंजॉय किया होगा। अब हम लोग स्टडी कर लेते हैं कि किस तरीके से हम लोग हमारी इस मिनी चैट एप्लीकेशन को फायरबेस के ऊपर डिप्लॉय कर सकते हैं। सो गाइस अब हम लोग स्टडी करते हैं कि किस तरीके से हम लोग हमारी इस मिनी चैट एप्लीकेशन को फायरबेस के ऊपर डिप्लॉय कर सकते हैं। यानी अब हम लोग स्टडी करेंगे किस तरीके से हम लोग फायरबेस को एज अ होस्टिंग यूज़ कर सकते हैं। सो हमारी इस मिनी चैट एप्लीकेशन को फायरबेस के ऊपर डिप्लॉय करने के लिए हम लोग फायरबेस की वेबसाइट के ऊपर आ जाते हैं, एंड यहाँ पर आप लोगों ने होस्टिंग के टैब के ऊपर क्लिक कर देना है, एंड इसके बाद आप लोगों ने गेट स्टार्टेड के बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। अगर आप लोगों ने फायरबेस टूल्स का पैकेज इंस्टॉल नहीं किया हुआ तो इस कमांड के थ्रू आप लोगों ने फायरबेस टूल्स का पैकेज इंस्टॉल कर लेना है, और पैकेज के इंस्टॉलेशन के बाद आप लोगों ने नेक्स्ट के बटन के ऊपर क्लिक कर देना है, अगेन नेक्स्ट, एंड एट लास्ट कंटिन्यू टू कंसोल। सो जब आप लोग अपनी इस मिनी चैट एप्लीकेशन को फायरबेस के ऊपर डिप्लॉय करेंगे, सो इन यूआरएल्स की मदद से आप लोग अपनी इस चैट एप्लीकेशन को एक्सेस कर सकेंगे। सो गाइस अब हम लोग CMD को ओपन कर लेते हैं, और CMD के अंदर आप लोगों ने अपने प्रोजेक्ट का पाथ ओपन कर लेना है। सो प्रोजेक्ट का पाथ ओपन करने के बाद आप लोगों ने एक कमांड टाइप करनी है, फायरबेस लॉग आउट, और एंटर हिट कर देना है। और इस कमांड के बाद आप लोगों ने अपनी सेकंड कमांड टाइप करनी है, फायरबेस लॉग इन। यहाँ पर आप लोगों ने टाइप करना है
और एंटर हिट कर देना है। यहाँ पर आप लोगों ने अपना गूगल अकाउंट सेलेक्ट करना है जिसके थ्रू आप लोग लॉगिन करना चाहते हैं। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर अलाउ के ऊपर आप लोगों ने क्लिक कर देना है। परफेक्ट। अब हम लोग अगेन CMD ओपन करते हैं एंड यहाँ पर आप लोगों ने अब अपनी थर्ड कमांड टाइप करनी है, फायरबेस इनिट। यहाँ पर आप लोगों ने टाइप करना है Y और एंटर हिट कर देना है। अब यहाँ से आप लोगों ने होस्टिंग को सिलेक्ट करना है स्पेस बार के थ्रू। स्पेस बार के थ्रू होस्टिंग को सिलेक्ट करने के बाद आप लोगों ने एंटर हिट कर देना है एंड यहाँ पे यूज़ एन एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट को आप लोगों ने सिलेक्ट करना है। इसके बाद आप लोगों ने अपने प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करना है। सो यहाँ पर मिनी चैट ऐप फॉर यूट्यूब, मिनी चैट एप्लीकेशन एंड इन दोनों में से आई थिंक मिनी चैट ऐप फॉर यूट्यूब, आई थिंक ये वाली हमारी चैट एप्लीकेशन थी। यस, यहाँ से आप लोगों ने अपने प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करना है और एंटर हिट कर देना है। यहाँ पर आप लोगों ने टाइप करना है बिल्ड और एंटर हिट कर देना है। यहाँ पर आप लोगों ने टाइप करना है Y, अगेन एंटर। परफेक्ट। अब आप लोगों ने अपनी सेकंड लास्ट कमांड टाइप करनी है, npm run build। सो गाइज, अब आप लोगों ने अपनी लास्ट कमांड टाइप करनी है, firebase deploy और एंटर हिट कर देना है। सो इस कमांड के बाद आप लोगों की एप्लीकेशन फायरबेस के ऊपर डिप्लॉय हो जाएगी। सो गाइज, हमारी एप्लीकेशन परफेक्टली फायरबेस के ऊपर डिप्लॉय हो गई है। आप लोग चाहें तो इस होस्टिंग URL के थ्रू भी अपनी एप्लीकेशन को एक्सेस कर सकते हैं, या तो फायरबेस के ऊपर आकर इन दो URLs के थ्रू भी आप लोग अपनी एप्लीकेशन को एक्सेस कर सकते हैं। सो मैं इस फर्स्ट URL के ऊपर क्लिक करता हूँ। सो देखिए, यहाँ पर मिनी चैट एप्लीकेशन ओपन हो गई है। अब मैं इजीली यहाँ पर भी गूगल के थ्रू लॉगिन कर सकता हूँ और अपने मैसेजेस प्लेस कर सकता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर गूगल के थ्रू लॉगिन कर रहा हूँ एंड देखें, यहाँ पर मेरी मिनी चैट एप्लीकेशन की चैट स्क्रीन ओपन हो गई है। आप लोग चाहें तो इस चैट एप्लीकेशन को एक्सेस भी कर सकते हैं। सिंपली आप लोगों ने URL टाइप करना है, mini-chat-app-4.web.app और फिर आप लोग इस चैट एप्लीकेशन को एक्सेस कर सकते हैं। सो गाइस, फाइनली हम लोगों ने हमारी इस मिनी चैट एप्लीकेशन की एपिसोड को कंप्लीट कर लिया है। आई होप कि आप लोगों को बहुत सी न्यूली चीज़ें सीखने को मिली होंगी, बिकॉज हम लोगों ने अपने बहुत से कॉन्सेप्ट्स यहाँ पर कवर किए थे। आई होप कि आप लोगों ने इस एपिसोड को बहुत ज़्यादा एंजॉय किया होगा। एंड मेरी आप लोगों से सिर्फ और सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस ट्यूटोरियल को लाइक कर दीजिएगा एंड मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि मेरी ये वीडियो उन लोगों तक एज ए रिकमेंडेशन के तौर पर पहुँच जाए जो अभी वेब डेवलपमेंट की फील्ड के अंदर एंटर ही हुए हैं। सो चलिए, अब हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में मिलेंगे। बाय बाय।